Hello everyone, welcome to Indeed IS. Today we are going to discuss the Hindu newspaper of 11 December 2023 or we will discuss important articles related to UPSC syllabus. तो आज हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो हमें डिस्कस करना है और जैसे ये विष्णु देव जो है विष्णु वो देव साईं ये चूज किए गए हैं छत्तीसगढ़ के सीएम के पद के लिए। तो देखते हैं इसमें क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो विष्णु देव सिंह है उनको चीफ मिनिस्टर के लिए चूज कर लिया है और ये फर्स्ट ट्राइबल लीडर हैं जो होल्ड करेंगे पोस्ट को। और बाकी जितने भी थे और अदर जो बैकवर्ड क्लास जो डोमिनेटेड है सेंट्रल प्लेन्स में छत्तीसगढ़ के, और ये बाकी जो 23 और इसका जो है 23 ईयर ओल्ड इसका हिस्ट्री रहा हुआ है। और ये जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये जो कुंकुरी रीजन है जो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है और हिली नॉर्दर्न ट्राइबल बेल्ट है सरगुजा का, वहां से ये बिलोंग करते हैं। और इनको क्यों सीएम के पद पे चुना गया है, क्योंकि ये जहां से बिलोंग करते हैं वहां बीजेपी की जितनी भी सीट थी जो 14 की 14 सीट की वहां पे विक्टोरियस जीत हुई है, इसीलिए इनको सीएम के लिए चुना गया है। और इसमें एक और बात है जो इम्पोर्टेंट है कि ये जो है ये जितने भी वहां के पीपल हैं जो 18 लाख पीपल है जो ये अभी तक उनको घर नहीं है, तो ये जो आवास योजना है जो हाउसिंग स्कीम है उसके तहत ये सारे ये जो है जितने भी पीपल है जिनके पास घर नहीं है उनको ये घर बनवाएंगे और उनको हाउस प्रोवाइड करवाएंगे। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि वहां पे 2 डिप्टी सीएम रहेंगे और उनके जो जितने भी 3/4 जो मेंबर है चीफ मिनिस्टर के और जो 3 टाइम जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं रमन सिंह, वो वहां पे स्पीकर के पद के लिए चुने जाएंगे। तो इसमें इतना ही है और देखते हैं आगे अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो फिर डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो अभी यही है, बाकी जो कंटिन्यूएशन में जो आर्टिकल है इसी से रिलेटेड यही है कि कैसे इन्होंने ग्रोथ किया और ये पहले जो सरपंच के पद पे थे और इनको डायरेक्टली जो है इसको छत्तीसगढ़ का सीएम बना दिया गया है। तो इनका जो विक्टोरियस जीत हुआ है और ये हार्डवर्क दिखाता है कि अगर आप मामूली से सरपंच है और फिर आप डायरेक्ट सीएम बन जाते हैं तो कैसे आपको हार्डवर्क करना पड़ता है और हार्डवर्क का कितना बढ़िया अच्छा रिजल्ट आता है। तो यही है, बाकी ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो अब चलते हैं न्यू आर्टिकल पे। और ये जो है ये जो की है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी डॉक्यूमेंट कॉल फॉर प्रोग्रेस इन अडॉप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज बाय 2030। तो ये बोला गया ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है जो यूएई में और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28, तो उसके लिए जितने भी एडॉप्शन स्टार्ट किया गया है और लिया गया है वो बोला गया है कि वो 2030 से स्टार्ट किया जाएगा। और इसमें देखते हैं कि ये जो अडेप्ट किया गया है और करंट एंड फ्यूचर इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन देयर टेरिटरी, और ये जो प्लान भी बनाया गया है 2030 के लिए और ये ड्राफ्ट किया गया है की क्लाइमेट, और ये जो की क्लाइमेट डॉक्यूमेंट जो रिलीज किया गया है संडे को। और देखते हैं कि उसे जो रिलीज किया गया है की क्लाइमेट का तो उसमें क्या क्या है। इसमें है ये जो मिटिगेशन करना है और जो कंट्रीज जो है जो कमिट करती हैं कि वो टाइम बाउंड मैनर में वो ग्रीन हाउस जो इमिशन है उसको कम कर देगी और जितने भी ग्लोबल जो स्टॉक टेक है उसको भी कम कर देगी। ये भी बोला गया है ये जो ग्लोबल टेम्परेचर है जो ऑलरेडी बहुत राइज कर चुका है 1.1 तो डिग्री सेल्सियस सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम से, तो उसको भी कम करेगी। और उसके लिए इन्होंने क्या किया है एक्सेलरेशन इन क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर और जो एग्जॉस्टिव साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जा रही है तो उसी से क्या करेंगे ये लोग अडेप्टेशन करेंगे और ये अडेप्ट करेंगे इकोलॉजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम को कि उसके तहत जो है अदर जो एंटीसिपेटेड क्लाइमेट इफेक्ट है वो ना हो। और फिर ये जो अडेप्टेशन से फिर क्या होगा कि ये जो साइक्लोन्स है और जो स्विच कर रहा है ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप को, और फिर जो है ये जो रीडिजाइनिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज और वो अकॉर्डिंग टू यूएन क्लाइमेट डिवीजन, तो ये सारी चीजें ना वो लोग अडेप्ट करेंगे कि ये जो क्लाइमेट में जितनी भी गड़बड़ी हो रही है जिसके कारण साइक्लोन आ रहा है ड्रॉट हो रहा है, और तो उसी में गवर्नमेंट अपने पॉलिसी को चेंज करेगी ताकि ये जो यूएन का जो क्लाइमेट डिवीजन है और जो भी इन्होंने एडेप्टेशन के लिए बनाया है वो सब फुलफिल हो सके। अब देखते हैं इसी का कंटिन्यूएशन आर्टिकल है
तो उसको भी देख लेते हैं। नेशन मस्ट बी एबल टू अडॉप्ट क्लाइमेट चेंज, और ये बोला जा रहा है कि ये जो नेशन को अडॉप्ट करना चाहिए क्लाइमेट चेंज की, जो पहले जो गलतियां हो चुकी हैं और जो सुधारी नहीं गई हैं, तो उससे अभी जितने भी पॉलिसीज हैं उनको चेंज करना चाहिए, ताकि जो आगे जो है वो इस टाइप का देखने ना मिले, और जो पहले जो ये जो टेम्परेचर राइज कर चुका है वो अभी कंट्रोल में आ जाए। तो ये कह रहे हैं एट COP 21, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में जो पेरिस में हुआ था, तो ये डिसाइड किया गया था कि वहां पे जो ग्लोबल गोल है और अडेप्टेशन का, वो नेसेसरली सारे कंट्रीज को फॉलो करना होगा, और ये जो कॉमन फ्रेमवर्क बनाना होगा अडेप्टेशन के लिए। और ये जो देयर वेयर 8 वर्कशॉप हेल्ड आफ्टर द प्रीवियस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन जो है शर्म एल शेख जो इजिप्ट में हुआ है, तो वहां पे 8 वर्कशॉप लगाया गया था। लेकिन और जो है वेयर कंट्री रिप्रेजेंटेटिव proposed concrete target that could be used to quantitatively define whether the world was indeed becoming more adaptable vis-a-vis climate change। और ये भी बोला गया था कि ये जो वर्ल्ड है उसको ज्यादा ये अडेप्टेबल बनाना होगा क्लाइमेट चेंज के टुवर्ड्स, और इसमें जो है ना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है डेवलपिंग कंट्रीज एंड आइलैंड स्टेट पे खर्च करना होगा। और ये भी बोला गया है कि ये जो एक्सपर्ट का कहना है कि देयर वर नॉट एंथ्यूज्ड बाय लेटेस्ट ड्राफ्ट ऑफ द एडेप्टेशन डॉक्यूमेंट। और अभी जो है डॉक्टर आनंद पटवर्धन, उनका कहना है कि ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है कि अभी तक कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं बनाया गया है और ना ही कोई फ्रेमवर्क बनाया गया है, और लॉट्स ऑफ वेरी जनरल ये जो एक्सटॉर्शन है, और नो इंडिकेटर नो आउटकम टारगेट। और इतना तो अभी तक मीटिंग हो चुका है, और ये मीटिंग जो है 12 दिसंबर को खत्म भी हो जाएगा, लेकिन अभी तक इसमें कोई ये जो डेफिनेशन नहीं दिया गया है, कोई फ्रेमवर्क नहीं बनाया गया है, कोई इंडिकेटर नहीं बनाया गया है, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। तो यही है इस आर्टिकल में। अब फर्दर कुछ न्यू आएगा तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। और ये जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि कावेरी बेसिन लॉस्ट नियरली 12,850 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ग्रीन कवर। तो इसमें देखते हैं कि ये जो नेचुरल वेजिटेशन है, नियरली 12,850 स्क्वायर किलोमीटर जो लैंड है, जो कावेरी बेसिन का, जो कावेरी के जो नदी है उसके आसपास की जो लैंड है उसका ग्रीन कवर लॉस्ट हो रहा है। कब से? 50 साल का ये जो है ना वो आंकड़ा लिया गया है 1965 से 2016 तक का। और उसमें ये जो किसके द्वारा निकाला गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में है उसका। और फिर ये बोला गया है कि ये जो लॉस्ट हुआ है ग्रीन कवर का, तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है कर्नाटका को। वहां पे 3/4 जो है लॉस्ट हुआ है ये कवर, और जो तमिलनाडु है उसको 1/5 लॉस हुआ है। और उसकी वजह से जो, और ये भी बोला गया है कि ये जो नेचुरल वेजिटेशन है और ये कवर वेंट डाउन अराउंड 46% ऑल दीज ईयर्स। और ये 46% जो है ये जो नेचुरल वेजिटेशन कवर है वो कम हो गया है। और ये बताया गया है ये जो टीवी रामचंद्र और विनय एस और भरत एस एंड भरत एच एठल, और उन्होंने ये बताया है। और ये जो डेंस फॉरेस्ट जो था वहां पे डेंस वेजिटेशन वो 35% है ना वहां पे डिक्रीमेंट हुआ है, एंड दैट ऑफ डिग्रेडेड वेजिटेशन। और ये बोला जा रहा है कि वहां पे की जो आसपास की एरियाज है वो भी बहुत ये जो सफर कर रही है। और जैसे कि ये फॉरेस्ट कवर जो है इंक्लूड द ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बहुत सारे नेशनल पार्क है, लेकिन ये न्यूज में है इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो फॉरेस्ट कवर जो डिक्रीज हुआ है तो उससे नुकसान कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क को हुआ है, तो वो देखते हैं। जैसे ये ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको, बांदीपुर नेशनल पार्क उसको, नागरहोल नेशनल पार्क, एंड कावेरी जो है कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसको। और ये इन रेस्पेक्ट ऑफ बानेर घाट जो नेशनल पार्क है जो मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट एरिया है, और वो भी 50% जो 1973 में, और अभी जो है 28.5% 2015 में। ये जो एंथ्रोपोजेनिक वो प्रेशर है उसकी वजह से ये जो नेशनल पार्क एंड इट्स ये इन्वर्न्स, तो ये जो एंथ्रोपोजेनिक रीजन की वजह से वहां पे नुकसान पहुंच रहा है। और ये सारे जो इम्पोर्टेंट
आर्टिकल इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और ये देखते हैं ये जो डिजिट दिया हुआ है कि कैसे कैसे ये कर्नाटका की कितना है, फिर केरला में कितना है, तमिलनाडु में कितना है, तो ये सारा कुछ। और ये जो कावेरी रिवर है ये लैंड यूज डायनामिक्स बायोडाइवर्सिटी एंड हाइड्रोलॉजिकल स्टेटस, ए पेपर ऑथर्ड बाय टीवी रामचंद्र, विनय एस, भारत एस एंड भरत एच एटल इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ये इनका कहना है। और इसी से हमें सोर्सेज का पता चला है कि वहां पे वो जो फॉरेस्ट एरिया है या फॉरेस्ट कवर है वो डिक्रीज हो रहा है। तो अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। अब डिस्कस करते हैं ये आर्टिकल, कैन चैट जीपीटी द चैटबॉट डेवलप्ड बाय ओपन एआई रिप्लेस ए ह्यूमन थेरेपिस्ट। तो अभी क्या है, ये पहले जो चैट जीपीटी था वहां पे एक सिस्टम था कि आपको टाइप करना पड़ता था और वो आंसर भी टाइप करके ही देता था, लेकिन अब क्या है आप उससे वो पूछ करके वॉइस का भी मैसेज कर सकते हैं और फिर वो वॉइस से ही जवाब देगा और आप अपना पिक्चर भी उसको सेंड कर सकते हैं। और ये सारी चीजें इसमें चेंजेस लाई गई हैं। और ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि एआई कैन रिप्लेस ह्यूमन थेरेपिस्ट? तो अभी वहां के जो ये जो ओपन एआई ऑफिसर थे जो जो पहले काम करती थी एक्स, जो जिन्होंने अभी जो इंटरव्यू दिया है, तो उन्होंने बोला क्या कि ये जो सारी फीचर्स हैं वो ऐड कर दी गई हैं चैट जीपीटी में, कि अब आप फोटोज भी दे सकते हैं, फोटोज वगैरह भी वहां पे से निकाल सकते हैं या फिर उससे बात भी कर सकते हैं। तो जब आप अपनी परेशानियां बताएंगी तो वो आपको कंक्लूड करेगा और सॉल्यूशन भी बताएगा। और जब आप अगर कोई इमोशनल बात है या फिर आप जो किसी से भी नहीं कह पा रहे हैं, अगर आप उससे बात करते हैं तो आपको वो वेरी वार्म रिस्पॉन्स देगा। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है कि वो अगर चाहे तो अभी जो थे जो बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन से जूझते हैं, जो किसी से अपनी बातें नहीं कह पाते या फिर अगर कोई दिक्कत होता है तो लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो उससे क्या होता है, एक स्टिग्मा अटैच है कि ये तो डिप्रेशन में चल रहा है या इसकी मेंटल हालत खराब है। तो वो सारी चीजों से बचने के लिए वो चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये अपना जो जो भी फील किया कि जब उन्होंने अपनी सारी परेशानी बताई तो चैट जीपीटी ने कैसे रिस्पॉन्स दिया वो बताया है। और एक जो जर्नलिस्ट है संस्कृति नाम की, उसने भी अपनी ये बात बताई कि मैंने भी अपना सारा कुछ उससे डिस्कस किया था, तो उसने भी वेरी वार्मली रिस्पॉन्स किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं या फिर थेरेपिस्ट हैं तो उनकी ये कमी पूरी कर देगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उसका कॉस्ट, जैसे बहुत सारे जो थेरेपिस्ट होते हैं या फिर साइकोलॉजिस्ट होते हैं तो उनका चार्ज बहुत ज्यादा होता है, और बहुत सारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं कि अपनी प्रॉब्लम बता के उनसे सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उनका माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा और जो वो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनका उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस सारे आर्टिकल में यही है बस। तो अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। अब देखते हैं ये आर्टिकल, स्विट्जरलैंड नॉर्वे और नॉर्वे मिनिस्टर अराइविंग फॉर डायलॉग ऑन ट्रेड। तो ये बोला जा रहा है कि अभी जो ट्रेड मिनिस्टर जो है स्विट्जरलैंड के और नॉर्वे के वो विजिट करेंगे दिल्ली में दिस वीक। और ये ट्रेड पैक्ट है नॉर्डिक कंट्री के साथ जो नेक्स्ट फ्यू मंथ में होने वाला है। तो इसीलिए वो लोग पहले से ही आकर के ये जो ट्रेड पैक्ट है उस पर डिस्कशन करेंगे और ये जो ट्राई करेंगे कि ये जो क्लोज और और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सके यूके एंड ऑस्ट्रेलिया का। और ये भी बात की गई कि ये जो ट्रेड होने वाला है और इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और ये जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है टेपा एंड बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है बीआईटी, जो इंडिया एंड 4 यूरोपियन कंट्रीज के बीच में होने वाला है। तो वो उसका कि कैसे क्या उसी के रिगार्डिंग डिस्कशन किया जाएगा। और ये 4 यूरोपियन कंट्रीज कौन कौन सी है, आइसलैंड और लाइचेस्टीन, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग रॉन्ग, तो एंड नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। तो ये जो चारों कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन की, तो उनके साथ ट्रेड किया जाएगा। फिर ये बोला जा रहा है कि और ये जो जनरल इलेक्शन होने वाला है ये अर्ली 2024 में, तो उसी के लिए उससे पहले ही ये चाहते हैं कि जितना भी ये जो ट्रेड है
तो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करवा लिया जाए। और ये जो क्रिटिकल मोमेंट है कि वेदर द इंडिया और EFTA, ये जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन कैन फाइंड ए ब्रेक थ्रू, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे ट्रेड का एग्रीमेंट हो चुका है लेकिन उसका कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं निकल के आया है। और अभी जो है इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, कोसोवो एंड द साउथ अमेरिकन जो मार्क्यूसर है, उनका भी ट्रेड से रिलेटेड मीटिंग होने वाला है। और ये बोला जा रहा है कि ये जो इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और ये जो टेपा है एंड BIT है, वो डिस्कशन करेंगे कि ये जो कैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। और इसके लिए ये जो बोथ साइड है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं ये जो एग्रीमेंट और ये जो डिस्कशन चलने वाला है इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, और ये जो है टेपा एंड BIT, उसके लिए तो उसी के लिए वो इंडिया एंड स्विट्जरलैंड में डिस्कशन होगा। अब डिस्कस करते हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मोदी है, वो जो ये जो प्रेसिडेंट है स्विस कॉन्फेडरेशन अलाइन बर्सेट से, वो जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो UAE में हुई थी, तो दिसंबर 1 को जब वो वहां पे अटेंड करने गए थे, तो उन्होंने साइड बाय साइड वहां के जो स्विस कॉन्फेडरेशन जो एलियन बर्सेट है उनसे भी मुलाकात की और इसके रिगार्डिंग जो फ्री ट्रेड है और उसके रिगार्डिंग बात की। और ये जो है रिगार्डिंग ट्रेड इन गुड्स, इंडिया अप्लाइज हाई टैरिफ ऑन मेनी ऑफ द यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंट्रीज एक्सपोर्ट। और ये बोला जा रहा है कि ये जो इंडिया है वो हाई टैरिफ है ना उस पे लगाता है, और ये चाह रहे हैं क्या कि ये जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है जैसे कि मशीन टूल्स हो गया, एडवांस केमिकल्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, स्विस चॉकलेट है, नॉर्वेगियन है एंड जो आइसलैंडिक फिश है, इन सारी चीजों पे ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए। और ये जो और इसीलिए इंडिया और EU जो है वो बात कर रहा है कम्प्रिहेंसिव बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट का, जो कि अभी जो धीरे 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 और वो स्लो स्लो ग्रोथ हो रहा है। और फिर उसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल एग्रीमेंट जो है और CECA वो भी अभी तक साइन नहीं हुआ है, जबकि उसमें उसके रिगार्डिंग बहुत सारा मीटिंग हो चुका है। और अभी जो ये जो क्वाड समिट होने वाला है 2024 में, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर है UK के ऋषि सुनाक, वो बायलैटरल विजिट करेंगे इंडिया एंड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के जो एंटोनी अल्बर्नीज है, तो वो ट्रेवल करेंगे और उनके साथ मीटिंग करेंगे। तो इसमें यही है। तो अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। अब देखते हैं ये जो आर्टिकल है 21.15 लाख एप्लीकेटर्स रिसीव्ड अंडर अंडर प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा स्कीम। और ये जो स्किल मिनिस्ट्री के तहत ये चलाया गया है, और इसमें क्या है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा स्कीम है वो लॉन्च किया गया है सेंटर के द्वारा, और ये कब किया गया था, सितंबर 17, जो रिसीव करता है 25 लाख एप्लीकेशन, जो 2.5 मंथ में ये जारी किया जाएगा। और इसका डाटा जो है वो किसने दिया है, मिनिस्ट्री डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप ने दिया है। और ये जो है ये जो इम्पोर्टेंट है कि ये जो विश्वकर्मा जो ये स्कीम है वो किसके रिगार्डिंग है, तो विश्वकर्मा जो स्कीम है वो ये जो स्किल अपग्रेडिंग ट्रेनिंग टू आर्टिसन एंड क्राफ्ट पीपल के लिए है, कि कैसे उनको जितने भी क्राफ्ट पीपल है उनको कैसे स्किलफुल बनाया जाए। और इसमें सबसे ऊपर कौन है, कर्नाटका, और उसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर आसाम एंड देन उत्तर प्रदेश एंड सो ऑन, बहुत सारे जो है स्टेट्स है। लेकिन अभी जो है ये जो आंकड़ा निकाला गया है कि कैसे कैसे उनको स्किलफुल बनाया जाएगा, जैसे कि 9.13 लाख जो है, जो 43% है, वो टेलर जो दर्जी बोलते हैं जिन्हें, अनदर 4.72 लाख एप्लीकेटर जो है वो जो 22% है वो कहाँ से आते हैं, वो मैसोन जिसको मिस्त्री बोलते हैं, एंड 1.86 लाख जो है 9% वो कारपेंटर जिसको सूथर बोलते हैं। तो ये सारे जो है, और उसके बाद जो है 4% वो जो बार्बर है और जो बास्केट मेकर है वो आते हैं। तो इसका जो है इन शॉर्ट यही मतलब है कि ये जो विश्वकर्मा जो स्कीम है वो ये जो जितने भी आर्टिशन है उनको स्किलफुल बनाने के लिए, और ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट का जो लोग काम करते हैं उनको इंटरप्रेन्योर और स्किलफुल बना के उन्हें काम दिलाना है।
तो आज हम लोग यही इतना ही डिस्कस करते हैं, बिकॉज बाकी सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे रिपीटेड हैं और जो पॉलिटिक्स से भरा हुआ है और उसमें कुछ भी नया नहीं है। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फिर मैं अभी दूसरा ये वीडियो लाऊंगी जिसमें इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू का एडिटोरियल आर्टिकल्स होगा। और अगर आपको इस वीडियो से या फिर मेरी किसी भी जो मैं वीडियोस बना रही हूँ अगर कोई भी चेंजेस या फिर कुछ भी बताना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको पढ़ के रिप्लाई जरूर दूंगी। और जो भी चेंजेस अगर लाना हो या कुछ बताना हो या कुछ डाउट हो तो वो सब भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही कवर करते हैं, और थैंक यू वेरी मच। और आप लोग इसी तरह से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो थैंक यू।